Hello friends, welcome to the channel of SH Institute Gandhinagar Jammu. I am Vivek and today I shall take up with you the topic structure of banking in India. In the previous video we discussed the history of banking system in our country कि banks हमारे देश में किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं स्पेशली आफ्टर द ब्रिटिश केम टू आवर कंट्री एंड established the modern banking system. And today the topic is structure of banking. कि बैंकिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है हमारे कंट्री में, कौन कौन से बैंक्स हैं एंड व्हाट ऑल फंक्शंस डू दे परफॉर्म, और इनको कंट्रोल कौन करता है. सो इफ़ यू सी दिस फ्लो चार्ट, एट द टॉप यू फाइंड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज़ इंडीड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इट इज़ इंडीड द ओवरऑर्किंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी विच मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन द कंट्री. जितने भी बैंक्स हैं उन सबको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे फंक्शंस हैं RBI के. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस RBI परफॉर्म्स, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स इज रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन आवर कंट्री. नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन डिवाइड द बैंक्स इन आवर कंट्री इनटू 3 टाइप्स. द फर्स्ट इज कमर्शियल टाइप. कमर्शियल जैसा कि नाम बताता है, कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होंगे जिनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट, विच ऑपरेट फॉर द पर्पसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ बैंक्स होंगे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स. प्रॉफिट मेकिंग आजकल सबका ही इनिशिएटिव है, सबका ही प्रेरोगेटिव रहता है, बट दे वर्क इन ए स्लाइटली डिफरेंट मैनर. उतने ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहते हैं जितने कमर्शियल बैंक्स हैं. एंड द थर्ड इज डेवलपमेंटल बैंक्स. ये बैंक्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक सेक्टर को ऊपर लेके आने के लिए बनाए जाते हैं. जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किसकी होती है, डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी की, किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी की. उन सब सेक्टर्स की, उन सब एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स. इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. कमर्शियल बैंक्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जैसा कि नाम बताता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया ये वो बैंक्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% से ज़्यादा होता है. इसको और करते हैं डिटेल में डिस्कस लेटर ऑन. सेकेंड टाइप इज़ प्राइवेट सेक्टर. वो बैंक्स जिनमें प्राइवेट एंटिटीज़ का जो ओनरशिप और कंट्रोल है दैट इज़ मोर देन 51%. और ये 2 टाइप्स के हैं. एक है डोमेस्टिक जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, और एक है फॉरेन जो फॉरेन से आए हैं, जैसे आपका सिटी बैंक है या आपका डॉस्चे बैंक है, ये सारे बैंक्स. देन द थर्ड टाइप अंडर दिस कमर्शियल बैंक्स इज योर रीजनल रूरल बैंक्स. एज द नेम सजेस्ट्स, ये ग्रामीण बैंक जिसको आप कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, स्पेसिफिकली designed to serve the needs of the rural people. And the fourth type is differentiated banking. ये थोड़ा सा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, पिछले 4-5 साल में ये इस टाइप की बैंकिंग हमारी कंट्री में आई है. एंड दीज डिफरेंशिएटेड बैंक्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. एक और तरीका है जिससे हम बैंक्स को हमारी कंट्री में क्लासीफाई करते हैं. देखिए, जब RBI एक्ट बना था 1934 में, इट हैड सर्टन प्रोविजंस, इट हैड सर्टन शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड सो ऑन. कुछ शेड्यूल्स इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI, इट इज़ शेड्यूल बेसिकली क्या होता है कि लिस्ट. जो बैंक्स RBI समझता है कि इस सेकेंड शेड्यूल की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, और RBI क्या करता है, उन बैंक्स को अलो करता है कि दे आर एंटर्ड इनटू दिस लिस्ट, सेकेंड शेड्यूल, एंड दे आर नोन एज शेड्यूल्ड बैंक्स. और जो इस सेकेंड शेड्यूल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दे रिमेन नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. ओके. नाउ लेट अस सी कि ये जो सेकेंड शेड्यूल है इसके क्या नॉर्म्स हैं. सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 क्या कहता है कि भाई, फॉर एनी बैंक टू बी अ शेड्यूल बैंक, to be included in the second schedule of the
RBI Act 1934, it must have a paid up capital of at least 5 lakhs. 5 लाख का पेड अप कैपिटल होना चाहिए मिनिमम. सेकेंडली, इट शुड सेटिस्फाई द RBI that whatever activities it is performing, जो भी काम ये कर रहा है, its affairs, they are not conducted to the detriment of the depositors' interest. RBI का मेन काम क्या है as far as regulating the banks are concerned, कि भाई जनता का पैसा बैंक्स के पास है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो सेफ रहे. तो जो भी बैंक सेकेंड शेड्यूल में आना चाहता है उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसको RBI को, कि वो जो भी काम कर रहा है, वट एवर activities it is performing, financial activities, business activities it is performing, they are in no way going to harm the interests of the depositors' money. Okay. And thirdly, third condition क्या है कि जो बैंक सेकेंड शेड्यूल में आना चाहता है, it should be a corporation, it should not be a sole proprietorship entity. Okay. तो ये 3 कंडीशन हैं कुछ. और एंड फर्दर जब कोई बैंक सेकेंड शेड्यूल में आता है तो उसको RBI की कुछ और कंडीशन शर्तें माननी पड़ती हैं, जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करनी पड़ती है, और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर अपने रिटर्न्स RBI को सबमिट करने पड़ते हैं. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड शेड्यूल में क्यों, वाई वुड अ बैंक ट्राई टू बी इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI? जब कोई बैंक सेकेंड शेड्यूल में आता है तो RBI को सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई ये 1, 2, 3 कंडीशंस फुलफिल करके ही आया है. कुछ एंटाइटलमेंट्स मिलती हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक्स को जब सेकेंड शेड्यूल में आते हैं. वो क्या होते हैं कि वो बैंक, वो जो शेड्यूल बैंक है, इट पोजेसेस नाउ द राइट टू बोरो फ्रॉम RBI. वो RBI से पैसा उधार में ले सकता है. ठीक है. देन इट इज एंटाइटल्ड टू अवेल टू यूज अ करेंसी चेस्ट फैसिलिटी. अब करेंसी क्या होती है, करेंसी चेस्ट फैसिलिटी क्या होती है, करेंसी चेस्ट क्या होती है? आप देखें RBI क्या करता है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपॉइंट कर देता है कि आपने क्या करना है, अपने एरिया में जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं उनके यहाँ से कैश या कॉइन्स को क्या करना है, डिपॉजिट करना है. तो अब ऐसा नहीं होता ना कि कोई बैंक है डेली बेसिस के ऊपर अपना सारा पैसा क्या करेगा, RBI को भेजेगा बॉम्बे में या कहीं और या दिल्ली में. सो व्हाट हैपन्स इज कि RBI कुछ बैंक्स को करेंसी चेस्ट सेंटर्स या पॉइंट्स अपॉइंट करता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं अपने पैसे, अपने कॉइन्स, अपने कैश नोट्स क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं जाके. ओके. जैसे आज की डेट में मोर देन 4000 करेंसी चेस्ट सेंटर्स हैं हमारी कंट्री में जो RBI ने अपॉइंट किए हैं, और उसमें से मोर देन 67% जो है इसमें है SBIs में और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. And third benefit that a bank gets when it is included in the second schedule of RBI is that it becomes a member of the clearing house of the RBI. अब क्लियरिंग का ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, क्लियरिंग एक मैकेनिज्म है जो बैंक्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि मान लीजिए बैंक A है और बैंक B है. बैंक A के पास कुछ चेक्स हैं बैंक B के द्वारा इशू किए हुए, और बैंक B के पास कुछ चेक्स हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक A द्वारा इशू किए हुए. तो क्लियरिंग हाउस क्या करता है, इन दोनों का हिसाब किताब लगाता है, और जो नेट कैश किसी ने देना है, सपोज A ने देना है B को या B ने देना है A को, वो नेट कैश देंगे एट द एंड ऑफ द डे. नॉट दैट कि अगर 10 लाख के चेक्स इसके पास थे और 20 लाख के चेक्स इसके पास थे तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैश A के पास जाएगा और A से पूरा का पूरा कैश जो है B के पास आएगा. नॉट लाइक दैट. ओनली द नेट कैश विच इज पेएबल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B और फ्रॉम B to B विच एवर इज द केस. तो ये एक फंक्शन होता है क्लियरिंग हाउस का, जिससे क्या होता है बैंकिंग ऑपरेशंस में क्या रहती है, थोड़ी सी आसानी रहती है. तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो सेकेंड शेड्यूल में जब कोई बैंक आता है ऑफ द RBI एक्ट 1934 तो उसको ये बेनिफिट्स मिलते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है. जैसा आपको बताया कि ये बैंक्स वो हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, दैट इज एटलीस्ट मोर देन 51%. ये बैंक्स कब पिक्चर में आए? दे केम इनटू बीइंग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन आवर कंट्री. फर्स्ट टाइम इन 1969 and second time in 1980. As I told you, government holds the majority stake and इन सब बैंक्स के पास ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंसेज है.
यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का मतलब है इन पे जो भी बैंकिंग सर्विसेज अलाउड है हमारी कंट्री में, वो सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग प्रोडक्ट्स ये बैंक्स क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ब्रांच एक्सपेंशन में इनको काफ़ी लिबर्टी होती है। 2017 में हमारे पास 27 PSPs थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जिनको रीस्ट्रक्चरिंग करके मर्ज करके आज की डेट में 2020 में आपके पास कितने हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें आपका आता है SBI, PNB, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे करते करते क्या है 12 PSPs रह गए हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, ये वो बैंक्स हैं जहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, दे ओन मोर देन 51% स्टेक इन द बैंक। तो मेजॉरिटी स्टेक इज ओन्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। कुछ ऐसे बैंक्स हैं हमारी कंट्री में जो, यहाँ पे थोड़ा सा प्री 91 लिखना चाहिए था, प्री 1991। प्राइवेट बैंक्स, बैंकिंग हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में ही स्टार्ट हुई थी, एज आई टोल्ड यू द प्रीवियस वीडियो। तो 1969 में जब नेशनलाइजेशन होती है तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैंक्स ही उन्होंने वो कर दिए थे, नेशनलाइज कर दिए, गवर्नमेंट बना दिए। सम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज प्राइवेट बैंक्स। तो जैसा आपको कुछ बताता हूँ आपको, लाइक फ्यू नेम्स, जैसे कायरूर वायस्या बैंक, ये एक क्या है, प्राइवेट बैंक है। फेडरल बैंक, ये क्या है, प्राइवेट बैंक है। आपका JNK बैंक, ये क्या है, एक प्राइवेट बैंक है। और बड़े सारे हैं विच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे। और कुछ बैंक्स हैं जो पोस्ट 1991 हमारी कंट्री में अलो किए गए, जिसमें आता है पोस्ट 1991 जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में स्टार्ट कर दी गई, जब हमारे कंट्री के इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को ओपन अप किया गया। और तब जो बैंक्स आए उनमें है ICICI, HDFC, है ना, एक्सिस बैंक एट्सेट्रा। तो ये सारे बैंक जो हैं ये क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करते हैं हमारी कंट्री में। इनमें प्राइवेट प्लेयर्स का जो स्टेक है दैट इज द मेजॉरिटी स्टेक। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स 1969 में जब हमने नेशनलाइजेशन किया था, उसका एक मेन पर्पस क्या था, दैट द बैंकिंग सर्विसेज, द बैंकिंग ऑपरेशंस आर नॉट एज पेनिट्रेटिंग इन आवर कंट्री एज दे शुड बी ड्यूरिंग दोज टाइम्स। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन द रूरल एरियाज, बट तब की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी, गाँव में, इन रूरल एरियाज। एंड जो भी उस टाइम पे बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स थे या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, दे ऑलवेज हेजिटेटेड इन ओपनिंग अप, इन एक्सपेंडिंग टू द रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दोज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनके पास ना इतनी पेइंग कैपेसिटी होती है, ना इतनी रीपेइंग कैपेसिटी होती है। तो वहाँ पे बैंक्स को अपने जो कमर्शियल बेनिफिट्स हैं, कमर्शियल जो इंटरेस्ट हैं वो कम दिखते हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द रूरल इंडिया वॉज still left unserved of the banking facilities, banking services. Therefore, in 1975 जो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप बनाया गया था एक, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें, आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसे बैंक्स बनाएं जो सिर्फ रूरल एरियाज में ही अपनी ब्रांचेस को ओपन करें, एंड दे शुड बी कैटरिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल फोक्स ओनली। सो इस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस को ध्यान रखते हुए 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश होते हैं। पहला शायद मुरादाबाद में ओपन किया गया था, मुरादाबाद UP, इसका नाम है प्रथमा बैंक। और मैंडेट क्या था, मैंडेट ये था कि आपने रूरल एरियाज़ की नीड्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ देनी है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिक्योरिटीज़ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, कोलैटरल्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने क्या करना है, जो बैंकिंग नेटवर्क है, जो बैंकिंग का इन्फ्लुएंस है वो रूरल एरियाज़ में बढ़ाना है।
और इसकी ओनरशिप की अगर बात करें तो जब भी कोई रूरल बैंक खुलता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल। स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड साइट प्रोवाइड करेगी, कुछ भी प्रोवाइड करेगी, दैट कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ द कैपिटल। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। और एक पब्लिक सेक्टर बैंक चाहिए टू एक्ट एज स्पॉन्सरिंग बैंक, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 35%। एग्जाम्पल लेते हैं जेके ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। इसमें आप देखें क्या है, इसमें जे बैंक जो है, जे बैंक क्या करता है, जे बैंक इज़ योर स्पॉन्सरिंग बैंक, और ये है क्या, एक आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आरआरबी के, एज आई डिस्कस, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, लॉकर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ टू द कंट्री साइड पीपल। किस क्या करना है, एनहांस करनी है, जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय प्रमोटिंग ट्रेड एंड कमर्स, ऑब्वियसली रूरल एरियाज। सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है एंटरप्रेन्योरशिप को रूरल एरियाज में, पेंशन और मनरेगा वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रूरल बैंक्स की अगर बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स की, दैन दे हैव सफर्ड, जिस पर्पज़ के लिए इनको बनाया गया था उस पर्पज़ को ये फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, एंड बहुत सारी दिक्कतें इनमें आई हैं, बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे बैंक्स हैव बीन क्लोज्ड। तो दैट वी रिजर्व फॉर सम अदर वीडियो ऑन अदर डे, जब हम पूरे आरआरबीज को डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या दिक्कतें आई, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स थी, एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ। सो लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंकिंग दैट we are going to discuss is differentiated banking. Differentiated. Now what is the origin of this word differentiated? देखिए हमारा आरबीआई जो है दो टाइप के बैंकिंग लाइसेंसेस देता है। एक होता है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, कि जितने भी हमारे कंट्री में बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अलाउड हैं, वो सब, जब एक बैंक को लाइसेंस मिलेगा, वो सारे सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स वो बैंक क्या करेगा, ऑफर करेगा टू इट्स कस्टमर्स। एंड जहाँ वो बैंक चाहता है, वेर एवर इट इज़ फाइंडिंग दैट इट इज़ कमर्शियली वायबल फॉर इट टू एक्सपैंड, वो बैंक क्या करेगा, वहाँ अपनी ब्रांच को खोलेगा। तो प्रोडक्ट वाइज और एक्सपेंशन वाइज, एरिया वाइज, इस लाइसेंस के अंडर किसी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नाउ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में क्या होता है कि इन दोनों काउंट्स के ऊपर, कौन कौन से काउंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर ऑफरिंग एंड द एरिया दैट यू आर कैटरिंग, इन दोनों के ऊपर क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। तो दैट इज वाई द नेम डिफरेंशिएटेड बैंकिंग और डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस। नाउ 2014 में जब कुछ नए बैंक्स को लाइसेंस मिला, बंधन बैंक को, आईडीएफसी बैंक को, तो गवर्नमेंट की तब ये स्ट्रेटजी थी दैट वी शुड गो फॉर मैसिव एफर्ट्स टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन आवर कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, फाइनेंशियल सिस्टम के नेटवर्क में आएँ, सो दैट दे आर एबल टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग, एंड so that they are able to avail the benefits of various banking facilities, banking services। तो दो ही बैंक बन पाए, बिकॉज उस टाइम पे बैंक्स ने, आरबीआई ने अपने जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया थी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रखी थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, कुछ कमेटीज़ बनाई गई, नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई और उषा थोराट कमेटी बनाई गई। उन्होंने कुछ अपने सजेशंस दिए और डिफरेंशिएटिंग बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर हमारी कंट्री में लाया गया है। तो अगर हम डिफाइन करें या इसके मीनिंग की बात करें तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब है वो बैंक्स, ये नीश बैंक्स हैं। नीश बैंक्स मीन्स दे हैव ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑपरेशन, दे आर ऑफरिंग अ स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक रेंज ऑफ सर्विसेज। They are the banks that serve the needs of a certain segment of the population। तो दो टाइप्स के बैंक्स की यहाँ बात होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हमेशा याद रखें, दे वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ उषा थोराट पैनल और कमेटी, एंड पेमेंट्स बैंक दे वर established under the recommendations of the नचिकेत मोर कमेटी और पैनल। Now let's go to the next slide.
इनको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता है और पेमेंट बैंक्स में क्या होता है. तो पेमेंट बैंक we'll write in this column and small finance banks here. पेमेंट्स बैंक जो हैं इनके क्या फीचर्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है इसके क्या फीचर्स हैं. पेमेंट्स बैंक्स आर पेपरलेस बैंक्स. ये अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल्स, थ्रू एप्स. ओके. सेकेंड पॉइंट, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 1 लाख ओनली. 1 लाख तक के डिपॉजिट्स ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. एंड दे कांट ऑफर लोन्स नहीं दे सकते. तो रिस्क फ्री ऑपरेशन है बैंक्स, पेमेंट बैंक्स का. तो ऑपरेशन क्या हो गया, डिफरेंट. दैट इज़ वाई डिफरेंशिएटेड बैंकिंग. फोर्थ पॉइंट की आप बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपने पैसा जमा कराया है तो आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यहाँ से ले सकते हैं, मगर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको इशू नहीं होगा. नो. 6 पॉइंट, दे कैनॉट टेक एफडीज, नो फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट्स ये नहीं ले सकते. और किसको टारगेट किया जाता पेमेंट बैंक्स को लॉन्च करने से के थ्रू, किन एरियाज़ को, किन सेक्शंस को टारगेट किया गया है. जो पुअर माइग्रेंट्स हैं. माइग्रेंट्स का इशू हमारी कंट्री में आज की डेट में काफ़ी बर्निंग इशू है. ए लॉट मोर नीड्स टू बी डन टू स्टॉप दिस इंटरनल माइग्रेशन, एटलीस्ट मिनिमाइज इट. तो पुअर माइग्रेंट्स को टारगेट किया गया. जो रिमिटेंस सेंडिंग पीपल हैं, रिमिटेंसेस घर में भेजते हैं, उनको टारगेट किया गया है. और ये बैंक्स अपना प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, अगर लोन नहीं देते हैं तो प्रॉफिट कैसे कमाते. नॉर्मली हम देखते हैं कि बैंक्स अपना प्रॉफिट कमाते हैं बाई ऑफरिंग, बाई लेंडिंग टू द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज. लेकिन ये तो लोन नहीं दे रहे, तो हाउ दे आर अर्निंग मनी. दे अर्न मनी थ्रू देयर कट पर ट्रांजैक्शन. जो कमीशन लेते हैं, जो कुछ ट्रांजैक्शन होती है, जब आप पैसे को ट्रांसफ़र करते हो, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ पे उनका कट मिलता है. एंड दे जनरेट प्रॉफिट थ्रू दैट. एंड दे हैव नो जोग्राफिकल लिमिटेशंस. एयरटेल का जो पेमेंट्स बैंक था, दैट वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन आवर कंट्री. फिर इंडिया पोस्ट ने बनाया एयरटेल पेमेंट्स बैंक. इट वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक. इंडिया पोस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आईपी जिसका नाम है आजकल इंडिया पोस्ट, उसने भी अपना एक पेमेंट बैंक खोला है. एंड वेरी रिसेंटली इट बिकम अ शेड्यूल बैंक. दिस बैंक was able to satisfy the conditions of the second schedule, therefore it was included in the second schedule of the RBI. A small finance banks क्या है? Small finance banks are limited by geography. They have fixed area of operation. कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही इनका क्या है, लिमिटेशन रहता है. इनका एरिया का, इनका ऑपरेशन का लिमिटेशन रहता है. They offer limited loans to limited number of, to limited section of the society. कौन से? They offer them to MSMEs, micro, small and medium enterprises, marginal farmers, small entrepreneurs. इनको क्या किया जाता है, ये स्मॉल बैंक्स क्या करते हैं, लोन्स देते हैं. बेसिकली किस लिए बनाए गए कि जो अनसर्व्ड है लोग या अंडरसर्व्ड दे शुड बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ बैंकिंग. दे शुड बी मेड अवेयर एंड दे शुड बी मेड टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग. उनको क्या किया जाता है, SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू टारगेट करने की कोशिश की जाती है. इन दोनों बैंक्स में, पेमेंट्स बैंक्स में भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल है इनिशियली, दैट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल इज
100 करोड़। तो बेसिकली ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स लाए गए हैं बैंकिंग के हमारी कंट्री में किस लिए लाए गए हैं? टू एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या हो हमारी कंट्री में फाइनेंसिस को यूज़ करें, बैंक्स के फाइनेंसिस को यूज़ करें, बैंक की फैसिलिटीज़ को यूज़ करें रादर, इसलिए इनको लाया गया। द नेक्स्ट थिंग इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स, देखिए जितने भी हम बैंक्स डिस्कस कर रहे हैं इन सबके बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ काम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो अभी भी इनको बेल आउट देने की बात की जा रही है, ओके। एंड प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ हैं। सिमिलरली आरआरबीज़ में इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट बैंकिंग में इश्यूज़ हैं, इसमें डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में इश्यूज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में इश्यूज़ हैं। बट हियर सिंस वी आर स्टडीइंग ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री, तो हम सिर्फ ब्रीफली इनका एक ओवरव्यू लेंगे। बाकी जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो एक एक सेक्टर को, एक एक बैंक को, एक एक टाइप ऑफ बैंक्स को उठा के हम देखेंगे इनमें क्या इश्यूज़ हैं। सम इश्यूज़ आर देयर इन आर कंट्री विद बैंकिंग, जो पैन बैंकिंग है, सारे के सारे जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उनमें हर एक में आप देखेंगे कि ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। एनपीए का है, ठीक है जी, बैड लोन्स का है, या प्राइवेट सेक्टर को लेके कुछ इश्यूज है। सो देयर आर मैनी इश्यूज विच आर देयर कॉमन टू ऑल द बैंक्स, बट देन कुछ बैंक स्पेसिफिक कोऑपरेटिव बैंक के अलग से इश्यूज होंगे, आरआरबी के अलग से इश्यूज होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द कमिंग वीडियोज। तो एक कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? सी, इट इज़ ऑब्वियसली अ बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बैंक है विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स एंड who are at the same time the owners and the customers of the बैंक। अब देखिए इसके ऑपरेशन को समझने के लिए लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई विल कॉल इट ए क्रूड एग्जांपल ऑल्सो। आपने देखा होगा कि गले मोहल्लों में या हमारे लोकेलिटीज़ में लोग कमेटीज़ डालते हैं, या कमेटियाँ, जैसे नॉर्मली इसको बोला कमेटियाँ डालते हैं। उसमें क्या होता है कि सपोज 10 लोगों ने कमेटी डाली हुई है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब सारे देते हैं लेटर से 5,000 की, तो उनमें से एक कहता है कि मैं ये जो 50,000 रुपये बनता है मैं ये ले लूँगा, बट देन आई विल पे मोर, दे विल कंटिन्यू टू पे मोर। वो अपनी EMIs या जो भी है मंथली बेसिस के ऊपर पेमेंट देता जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसको ज़रूरत थी तो क्या करेगा, उसको सारे मिलके क्या करेंगे, वो 50,000 का अमाउंट जो है उसको दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब ये जो सेटअप है जिसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसमें क्या है, जो मेंबर्स कौन है, जो 10 लोग जिन्होंने मिलके वो कमेटी डाली है। कस्टमर्स कौन है, उन्हीं 10 में से हैं। तो पहले ने ए ने लिया, बी ने लिया, सी ने लिया। जो सबसे एंड में लेता है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो सबसे पहले लेता है उसको ज़्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है जो आप कॉन्सेप्ट है वो यही है। So it is a financial entity in which the members are at the same time the owners and the customers. Cooperative banks हमारी कंट्री में रजिस्टर होते हैं अंडर द स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एंड क्योंकि बैंक्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द RBI ऑल्सो। और RBI कौन कौन से रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एप्लीकेशन एक्ट 1955 के तहत भी इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। नाउ अगर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन आवर कंट्री कहें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 टाइप्स। वन इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। एंड द सेकेंड इज नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये आपको कहाँ को देखने मिलेगा, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट कैन इंस्टीट्यूशंस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज लॉन्ग टर्म, या रादर वी विल से शॉर्ट टर्म, पहले लिखते हो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म। एंड द सेकेंड इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपके आते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए,
एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर, उसमें आती हैं 3 टाइप्स। सबसे नीचे आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ विलेज लेवल पे। उसके ऊपर आते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और टॉप में आता है स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पे। जो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं ये विलेज लेवल पे हैं। इनके मेंबर्स कौन होते हैं, 10 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए और एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए। एक नॉमिनल सी फ़ी होती है जिसको डिपॉजिट करके आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर आपको करना पड़ता है इसके साथ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। और जो भी कलेक्शन होती है, जो भी पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं आपस में मिलके, दैट मनी इज़ देन डिपॉजिटेड विद दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन योर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इनके बीच का लिंक एज अ लिंक एक्ट करता है। नाउ जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्टेट में, और ये सीधे रिपोर्ट करता है किसको, आरबीआई को। आरबीआई से लोन भी लेता है, इट ऑल्सो गेट्स लोन फ्रॉम आरबीआई। एंड आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके, इट सीज टू इट कि जो आपके पीएसीएस हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आरबीआई की उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द स्टेट which reports which is further under the control of the RBI। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देखें कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस स्पेशली द एग्रीकल्चर क्रेडिट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। जो अर्बन एरियाज में आपको मिलेंगे बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सिंगल टियर स्ट्रक्चर होता है जो कैटर करते हैं किसको, नेबरहुड, अर्बन नेबरहुड ज़्यादातर जो एरियाज हैं उनको कैटर करते हैं। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको कैटर करते हैं। ठीक है जी। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारी कंट्री में बहुत पुरानी है, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। इसके भी अपने इश्यूज़ हैं, अपने यू कैन से प्रॉब्लम्स हैं, दैट विल डिस्कस इन सम अदर स्पेसिफिक वीडियो टारगेटिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस इज obviously the what are difference between commercial banks and cooperative banks। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोऑपरेटिव बैंक्स भी इनसे रेगुलेट होते हैं, बट इन एडिशन टू दैट बाय द बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965। कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर डुअल कंट्रोल है, बेसिकली आरबीआई का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है उसी के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं। वहीं ये क्या करते हैं, जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। देयरफॉर देयर इज अ सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल ओवर दी कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कैन बी आइदर पब्लिक वेयर द गवर्नमेंट इज होल्डिंग मोर देन 51% ऑफ द स्टेक, और इट कैन बी प्राइवेटली ओन्ड वेयर प्राइवेट एंटिटीज आर होल्डिंग मोर देन 51% ऑफ द स्टेक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव, जिन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव बनाई है। ठीक है, इलेक्शन भी होते हैं इनमें, वही क्या करते हैं, इसको ओन करते हैं। दे ऑफर ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अगर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस है तो देन दे विल बी अलाउड टू ऑफर ऑल द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स नॉर्मली ऑफर लिमिटेड सर्विसेज। एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका काफ़ी बड़ा होता है। अगर इनको प्रॉफिटेबल लगे तो ये दे कैन ओपन ब्रांचेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट और द कंट्री। जैसे JNK बैंक है, इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दी JNK स्टेट ओनली, सॉरी UT ऑफ JNK ओनली, बट इट हैज़ ब्रांचेस इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, लिमिटेड है। कमर्शियल बैंक्स दे गेट लोन्स डायरेक्टली फ्रॉम द RBI। अगर शेड्यूल में है, शेड्यूल बैंक्स हैं, सेकंड शेड्यूल में हैं, दे विल गेट लोन डायरेक्टली फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो सिर्फ स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक है उसी को लोन मिलता है
आरबीआई से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं कोऑपरेटिव, उनको डायरेक्टली आरबीआई से लोन नहीं मिलता। प्राइम मोटिव कमर्शियल बैंक का एज द नेम सजेस्ट किया है प्रॉफिट, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी प्रॉफिट कमाना है, नो डाउट, बट देन इन एडिशन टू प्रॉफिट दे हैव सर्टन सोशल ऑब्लिगेशंस आल्सो टू फुलफिल। गरीबों के लिए काम करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करना है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करना है, विलेज की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। उस तरीके की सोशल एप्लीकेशंस भी कोऑपरेटिव बैंक्स में देखने को मिलती हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ बैंक्स इन आवर कंट्री आर डेवलपमेंट बैंक्स। नाउ ये वो बैंक्स हैं जो स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए बनाए गए कि डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो वो किसको कहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइम मूविंग फोर्स है हमारी कंट्री का, हमारी इकॉनमी का, ये आगे बढ़े। हर एक इंसान को घर की ज़रूरत होती है, हाउसिंग सेक्टर, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, सो मैनी थिंग्स। हमारी कंट्री में फॉरेन स्टेट तब आएगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये कुछ एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल तरीके से क्या करना है, ग्रो करना है और डेवलप करना है। तो जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स दे हैव बीन formed, they have been established by acts of parliament for the specific purpose। किस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं? इन सेक्टर्स की कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट के लिए, पूरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट हो सकती है इन सेक्टर की, इन सेक्टर्स की, उस सपोर्ट के लिए हमने ये इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, डेवलपमेंट बैंक्स बनाए हैं। अब ऑब्वियसली ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे जेस्टेशन पीरियड किसी प्रोजेक्ट का काफ़ी लंबा होता है। अगर आपको कोई डैम बनाना है एंड यू हैव टू ऑफर ए लोन टू अ कंपनी, टू द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, तो वो डैम बनते ही पहले कई साल लगेंगे, फिर कई सालों के बाद वहाँ से क्या होगा, आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड है, इनका जो प्रॉफिट रिटर्न करने का जो टाइम है, दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग। सो जितना लंबा टाइम रहता है जेस्टेशन पीरियड का, उतना ज़्यादा रिस्क रहता है। देयरफॉर दीज बैंक्स हैव टू बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इनको सपोर्ट मिलता है किसका, गवर्नमेंट का। और इनके अपने ही तरीके होते हैं, अपने, दे हैव गॉट देयर ओन वेज ऑफ रेजिंग फंड्स। ये बॉन्ड्स ऑफर करते हैं, लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स ऑफर करते हैं पब्लिक को, इंस्टीट्यूशंस को, जिससे क्या होता है, इनका रेवेन्यू जनरेट होता है एंड दैट रेवेन्यू इज देन इन्वेस्टेड इन लॉन्ग gestation period, capital intensive projects meant for development of the country. Development banks क्या हैं? Therefore they are the financial institutions which provide long term credit for the capital intensive investment spread over a long period and yielding low rates of return such as urban infrastructure, mining, heavy industry, irrigation systems, export import, एग्रीकल्चर, हाउसिंग फॉर द पुअर, हाउसिंग फॉर द पुअर। तो इस तरीके से डेवलपमेंट बैंक्स का मैंडेट ये है, इस तरीके से वो क्या करते हैं। नाउ हाउ डू दे फंक्शन? दे लेंड एट लो एंड स्टेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उन इन्वेस्टमेंट्स के सोशल बेनिफिट्स होते हैं। अगर रोड बनेगा, कोई हाईवे बनेगा, कोई डैम बनेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट ओनली वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट विल बेनिफिट ऑल। तो सोशल बेनिफिट्स रहते हैं। इट एंड दीज इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर कॉरस्पॉन्डिंगली क्या, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वो किस तरीके से फाइनेंस जनरेट करते हैं? अपना लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज निकालते हैं कैपिटल मार्केट्स में, बॉन्ड्स निकालते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स निकाल दिए, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दिए, लॉन्ग टर्म एंड सब्सक्राइब्ड बाय लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंस्टीट्यूशंस सच एज पेंशन एंड लाइफ इंश्योरेंस फंड्स एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। इस तरीके से जनरेट करते हैं कि लंबे तरीके से सारा प्रोसेस जो हो वो चले और एक फिक्स्ड अमाउंट, एक हेल्दी अमाउंट उनके हाथ में आए, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म है,
आप जनता के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोशल बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, देयरफॉर उतने ही ज़्यादा रिस्क भी रहते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होती है, दे नीड द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। भारत सरकार की सपोर्ट चाहिए या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनकी सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट किस टाइप की मिलती है, टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट्स मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक एडीबी से कंसल्टेंसी मिलती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सपोर्ट दी जाती है इन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को फॉर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज़ फॉर द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे आप देखें इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में बना था। क्या काम है, काम ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को, एंटरप्राइज को बढ़ाना है और उनको फाइनेंस करना है, ताकि आप क्या करें, इंडस्ट्रीज लगाएं और हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसका काम क्या है, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंशियल नीड्स जो हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको फुलफिल करना। नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंस और लोन्स स्मूथली फ्लो करें, किस तरीके से कमी ना आए, हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं, उस सबको देखने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया है। तो ये कुछ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं जो हमारी कंट्री में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑपरेट, दे फंक्शन प्राइमरली फॉर ब्रिंगिंग आउट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन इंडस्ट्रीज, इन एग्रीकल्चर, इन हाउसिंग, इन एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स। या एक्सिम बैंक भी आप यहाँ लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये किस लिए है, बैंक एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री, ताकि फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो कंट्री की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन क्या होगी, बेटर होगी। सो दिस इज all for today. In the next lecture we will discuss some general problems that the banking sector in our country is facing and what are the recommendations that have been made by different committees and some things that we'll discuss on our own, some suggestions that we'll discuss on our own कि हम क्या सोचते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को हमारी कंट्री में किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। And also I'll discuss with you some questions which have been asked in the previous years UPSC prelims exams from all these topics that I have discussed। किस तरीके से सवाल आ चुके हैं और आप क्या उनको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं आपके घर में, that we'll see। So that's all for today. Have a nice day, good luck, stay safe, stay focused, जय हिंद, bye bye।